किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए दोस्तों हम लोग बड़ी सिंपल सी प्रोसेस यूज करते हैं। एक डेटा उठाते हैं जिसमें ये देखते हैं कि उस स्टेट में जो क्राइम हुई थी उसे लीगल प्रोसेस के थ्रू कितना जल्दी सॉल्व किया गया। पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट लाइन लेके चलेंगे। लोगों के लिटरेसी रेट, अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल सिचुएशंस और इसके बाद जो वहाँ के कल्चर है वो फिक्स है, क्योंकि किसी भी स्टेट में कोई भी क्राइम होती है तो उस चीज़ को समझने के लिए उसके क्या कल्चर है, क्या कंडीशन है, किस टाइप का क्राइम है, कितने रिसोर्सेज देखे गए थे और कहाँ ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी गई थी, तब ये डिफाइन होता है कि कितने टाइम फ्रेम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया। हम लोग जो डेटा कंसीडर करेंगे 2010 से लेकर 2024 तक के जुडिशरी एफिशिएंसी, क्राइम रेट, प्रिजनर सिस्टम स्ट्रेन और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ जो हमारा स्टेट है वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नॉर्थ में, और साउथ में हम लोग कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट को कंसीडर करेंगे। जो हम लोग डेटा यूज करेंगे वो एक्चुअली होगी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ब्यूरो ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल जस्टिस डेटा ग्रिड और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। ये वो डेटा है जो 2010 से लेकर 2024 के बीच में यूज करेंगे अपने कुछ पॉइंट को कांस्टेंट रखते हुए। इस चीज़ से ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि जो कंडीशन देखने को मिल रही है किसी भी स्टेट में, चाहे वो हिस्टोरिकली पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण या लोगों के कल्चर के कारण बना है, उसके बाद स्टेट चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो वो कैसे अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रही है। और आज की डेट में जो इतना बड़ा गैप देखने को मिलता है साउथ और नॉर्थ के बीच में, वो क्यों हो पा रहा है। वीडियो के एंड तक हम लोग एटलीस्ट इतना तो समझ जाएंगे दोस्तों कि अगर किसी भी स्टेट में क्राइम होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कितनी एफिशिएंटली करा गया इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, कई पॉइंट्स हम कांस्टेंट करके भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहो, वीडियो शुरू करते हैं। खुद ही इमेजिन करके देखो दोस्तों, किसी भी ग्रुप में, कम्युनिटी में कहीं भी क्राइम होती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट आता है वहाँ के लिटरेसी रेट को। इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझोगे तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे जो लॉ एंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे, उस पर जो साउथर्न स्टेट है उसकी ऑलरेडी 94% लिटरेसी रेट थी। मतलब कि जो हमारी रेशियो है पर 1000 मेल पे 1084 फीमेल्स थे, इसमें 94% लिटरेसी रेट थे जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा थी। इससे हुआ क्या, हाई लिटरेसी रेट होने से वहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, अपने राइट्स को लेके ज़्यादा अवेयर है और ये एक लीगल प्रोसेस का यूज करते हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट में इसकी हिस्टोरिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है और पॉलिटिकल इतना डाइवर्जन था कि लोगों के अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। और लास्ट में जो आज ही की डेट में जो बिहार है, इसका लिटरेसी रेट 68% से ऊपर कभी गया ही नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों को राइट्स के बारे में पता नहीं है तो वो लीगल प्रोसेस से अवेयर नहीं है और इसमें इवॉल्व भी नहीं होना चाहते। कई बार आपने सुना होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि कानून के पीछे भागते भागते तुम्हारे जूते खिंच जाएंगे लेकिन काम नहीं होगा। ये बात उस जैसे स्टेट में अभी भी चलती है। और उसके बाद जो बिहार का भी जो रेशियो है 918 फीमेल पर 1000 लोगों पे, ये कहीं ना कहीं इस क्राइम का सबसे बड़ा भी कारण बन जाता है। क्योंकि बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। इसके चार्ट को अगर आप समझोगे, इस चीज़ को चलाने के लिए जो हिस्टोरिकली पॉलिटिकल सिचुएशन रहा उसमें करप्शंस देखने को मिले कि किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वहाँ की लिटरेसी रेट पे कितना असर पड़ेगा। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे तो वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर का यूज करेंगे जिससे एफिशिएंसी का भी पता नहीं चलेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस FIRs भी दर्ज नहीं करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और लोग क्राइम होते हुए भी अपने बातों को वहीं पे निपटा कर सिलटा लेते हैं। ये जो चार्ट मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, इसमें नॉर्थ के भी जितने स्टेट हैं और साउथ के भी जितने स्टेट हैं, इसमें लिटरेसी रेट और पुअर्टी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। इस पॉइंट पे एक और भी अच्छा एग्जांपल है दिल्ली और केरला। यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट इसकी बेहतर है, तो कुछ भी क्राइम होता है वो लोग पहले लीगल प्रोसेस को यूज करते हैं और FIR जाके करवाते हैं। जिससे डेटा अगर आप देखोगे तो केरला की बहुत ज़्यादा है। इवन 2019 के केरला में जो IPC की रिपोर्ट दर्ज किए गए थे वो पर लाख लोगों पे 1287 थे, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नेशनल एवरेज है उसमें मात्र 385 थे। जो हमारे नॉर्थ के स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें 278 और मात्र 224 थे। इससे ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली में जो साउथ स्टेट है उसमें क्राइम ज़्यादा हो रही है और नॉर्थ वाले स्टेट में क्राइम कम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट और बिहार में रिपोर्ट ही कम दर्ज हो रही है, तो यहाँ पे आपको डेटा कहाँ से देखने को मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस के पीछे वैसे अच्छा सा फ्लो चार्ट भी होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले कोई भी विक्टिम जाके पुलिस में FIR दर्ज करवाता है। फर्स्ट
इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्रिमिनल जस्टिस मोशंस पे जाती है। उसके बाद ये फ्लो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट तक जाता है, उसके बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, और उसके बाद हमें इसका डेटा देखने को मिलता है। ये जो जिस रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट इन्हीं सब डेटा के ऊपर में है। इसके पीछे और भी ऑन ग्राउंड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा परेशान रहती है डेटा को कलेक्ट करने में कि वहाँ के लोकल्स पॉपुलेशंस भी इस चीज़ में हेल्प नहीं करती है। इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो पुलिस को बहुत लंबा समय लगता है। अब जो इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रही है, इसमें लोग कितने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रही है उसको लेके अपने रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा रहे हैं। अब के टाइम पे 2025 में ऐसा हो गया है कि लोग अब भूल गए हैं, अगर फ़ोन चोरी होती है या भी कोई डेटा लीकेज होता है तो लोग साइबर रिपोर्ट करवाने की कोशिश करते होंगे, वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा साउथ इंडिया के केसेस में नहीं है। एक्चुअली में 15,297 केसेस रजिस्टर हुए थे 2022 में। तेलंगाना में, कर्नाटका में 12,000, उत्तर प्रदेश में 10,000 जैसे डिजिटल क्राइम रिपोर्ट केसेस हुए हैं। अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि लोग वहाँ पे कितनी लीगली इंगेज्ड हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। खैर, एक पॉइंट पे मैं आपको रोकता हूँ, एक बार सोच के देखो, क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकने के लिए जो पुलिस डिप्लॉय करी जाती है वो भी स्टेट के ऊपर में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि ये डेटा साउथ में अगर आप देखोगे तो कम है, मात्र 156 लोग हैं पर 156 पुलिस देखी जाती है। जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पे 227 पुलिस हैं पर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक छोटे से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जो उत्तर प्रदेश का कंडीशन है, कोई भी क्लैसेस, कोई भी वायलेंस होते हैं तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक भी अफवाह फैलने के बाद लोग तुरंत वॉयलेंस और क्लैश पे उतर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पुलिस पहले से डिप्लॉय करके रखनी पड़ती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये प्रॉब्लम वैसे साउथर्न स्टेट में कम देखने को मिलता है। लोगों के बेहतर लिटरेसी रेट होने के कारण, उनके कम्युनिटी के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम कम इंगेज कर पाती है। अब मान लो क्राइम हो गया, यहाँ पे आता है हमारा जस्टिस सिस्टम एफिशिएंसी। अगर एक क्राइम हो जाता है तो उसको पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के बाद लीगल प्रोसेस से कितना एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। ये बात आपको पता हो तो हमारे देश में अभी 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। 31 जुलाई 2025 को ये आर्टिकल पब्लिक हुई थी। नॉर्थ में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें एक बार 11 साल लगे थे एक केसेस को सॉल्व होने के लिए। वेस्ट बंगाल के केसेस में तो 9-9 साल तक केसेस पेंडिंग हुई थी। लिस्ट में अगर आप देखोगे तो साउथर्न स्टेट जितने भी हैं, मिजोरम, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 73% है। जबकि असम, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में 3-6% की एफिशिएंसी देखने को मिलती है। बिहार में 99% से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इसके कंपैरिजन में जो साउथर्न स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 70 से लेके 50% तक के केसेस पेंडिंग है। अब जब जुडिशियल प्रोसेस स्लो है, केस पेंडिंग होगी, तो एक्चुअल में जो क्रिमिनल है इनके पास एक बड़ा छूट मिल जाता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करें। ये क्राइम से डरना बंद कर देते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कारण लोकली वहाँ के खुद की कम्युनिटी और पॉपुलेशंस के बीच में क्लैशेस देखने को मिलता है। कई बार हम ये सुनते हैं ना कि जब तक पुलिस सॉल्व करेगी हम खुद ही निपटा लेते हैं। ये उसी का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है। और इसके बाद जो हमारा जनरल सा डेटा है जेल के अंदर में ओवर क्राउडिंग, वो भी बड़ा मेजर इशू से गुजर रहा है हमारे नॉर्थ वाले स्टेट में। दिल्ली में 174%, उत्तर प्रदेश में 167% है अपने एक्चुअल लिमिट से, पंजाब 145, उत्तराखंड 150 से भी ऊपर है। जब हम लोगों ने अभी तक 4 और 5 पॉइंट को ही कंसिडर किया, लेकिन इस चीज़ से अगर आप समझो तो देख के लगता है कि साउथर्न स्टेट ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू नॉर्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्राइम दोनों जगह हो रहे हैं, दोनों के ऊपर में कंडीशन अलग है, कैसे क्राइम्स हो रहे हैं और लोग कितनी ज़्यादा इंगेज है लीगल प्रोसेस से, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि साउथ में रहने वाले लोग पॉलिटिकल सिचुएशन और अपने लीगल प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव करके ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, जबकि नॉर्थ में रहने वाले लोग इस चीज़ पे कम बिलीव करते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि नॉर्थ सेफ़ है और हमारा साउथ सेफ़ कम नहीं है। लेकिन इस रियलिटी में साउथ ज़्यादा सेफ़ है अपने लिटरेसी रेट, बेहतर कोऑर्डिनेशन और अच्छे एजुकेशन सिस्टम को लेके, और नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्कशन से हम लोग यही समझ सकते हैं दोस्तों कि जितना हम लोग अभी पॉइंट को देखते हैं और रियल लाइफ के क्राइम को देखते हैं, इससे ऑन ग्राउंड रहने वाले लोगों के कोऑर्डिनेशन से ही अच्छे से समझा जा सकता है। जो लोगों के अपने पर्सनल ओपिनियन है लॉ एंड ऑर्डर, लीगल प्रोसेस को लेके, उससे पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की एफिशिएंसी
कितनी बेहतर है। कई बार ऐसा भी होगा कि नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई साउथ इंडिया के कंपैरिजन से। इसी के बेसिस पे जो हम लोगों ने अभी डेटा शेयर किया, इसके बेसिस पे अभी तक साउथ इंडिया एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते आ रहा है लोगों के बेहतर ट्रस्ट के कारण, जबकि नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फ्यूचर में वाइस वर्सा भी इशू हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया बेहतर कर दे और साउथ इंडिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट को अगर और बेहतर से समझना है तो आपको पर्टिकुलर केस के सिचुएशन को डिफाइन करके कहा जा सकता है। ऐसे सीधा डेटा उठाकर ये कहना कि कोई एक स्टेट बेहतर है, कोई एक स्टेट ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जल्दी किसी अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे।